और जब मैंने माँ सरस्वती की बात की तो मैं अब जिस घंटा को बुलाने जा रहा हूँ उस पे माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा है। उन्हें अब सिंगापुर में कोई परिचय का मोहताज न कहा जाए। उन्होंने पत्रकारिता साहित्य से उनका लगाव बहुत पहले से था, पर फिर उन्होंने अपने लेखनी में बहुत ही विस्तार किए। विषयों से खुद को जोड़ना, कोकिल कंठनी है, मधुर भाषिणी है, तो जब वो आती हैं तो विषय का विस्तार है। आ रही हैं आज भाषा के अंतर संबंधों पे बात करने के लिए, और मैं आमंत्रित करता हूँ आराधना जी को। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में मेरा परिचय संजय जी ने ही दिया था और आज भी उन्होंने ही मेरा परिचय दिया। तो देखिए कैसे हम एक वृत्त की परिधि की तरह घूमकर उसी बिंदु पर वापस आकर लौटते हैं। तो सबसे पहले सिंगापुर के एक्सपो सभागार में अपनी प्रवासी काया में विशुद्ध देसी मन रखने वाली आराधना झा श्रीवास्तव का आप सभी को सादर प्रणाम और सिंगापुर से नमस्ते भारत। नमस्ते भारत के इस भव्य मंच पर ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के तत्वाधान में आयोजित हिंदी उत्कृष्टता संवाद के तहत आज मैं भाषाओं के अंतर संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय हिंदी का है, तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में आपको बताते हैं। हिंदी शब्द अपने आप में ही भाषाओं के अंतर संबंध का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न उच्चारण के कारण वो चलन में आता है। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह के रूप में पाई जाती है और इसीलिए संस्कृत के सिंधु और सिंधी ये दोनों ही शब्द फारसी में हिंद और हिंदी के रूप में उच्चारित किए जाते हैं। प्रयोग और रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत, प्राकृत अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका व्यवहार नहीं किया गया है। फारसी में हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद से संबंध रखने वाला, किंतु इसका प्रयोग हिंद के निवासी अथवा हिंद की भाषा यानी कि हिंद की जो भाषा है हिंदी, इसके रूप में प्रयोग में किया जाता है। और किस प्रकार एक भाषा किसी दूसरी भाषा में उच्चारण की भिन्नता के कारण अपना अलग स्वरूप ले लेती है, उसका एक उदाहरण स्वयं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ये आयरिश मूल के ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और इन्हें सबसे पहला, या आप कह सकते हैं सबसे ख्याति लब्ध भारतीय भाषा वैज्ञानिक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति बिहार के गया और मधुबनी जिले में हुई थी। मधुबनी की चित्रकला तो विश्व भर में प्रसिद्धि पा चुकी है। वह मेरा मातृक और पैतृक दोनों स्थान है। वहाँ का प्रसिद्ध गिलेसन बाजार उन्हीं के नाम पर रखा गया है। बचपन में नानी के मुंह से इस बाजार का उल्लेख कई बार सुना, किंतु इस नाम के जनक ग्रियर्सन महोदय से परिचय बहुत बाद में जाकर हुआ। ग्रियर्सन महोदय मधुबनी की माटी की सुगंध पाकर गिलेसन बन जाते हैं। तो ये भाषा का अंतर संबंध और भारतीय भाषा का देसी सौंदर्य है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी जो नियुक्ति है वो देश के अलग अलग हिस्सों में हुई थी और वे जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ की भाषा, बोली और साहित्य इसका अध्ययन किया। तो बिहार जो मेरा गृह राज्य है वहाँ से उन्हें विशेष लगाव था और विदेशी होने के बावजूद वे धारा प्रवाह भोजपुरी बोला करते थे। यहाँ तक कि जब वो वापस ब्रिटेन गए तब भी जो बिहार की माटी से उनका लगाव बना रहा और जो बिहार का प्रसिद्ध सात्विक भोजन है चूड़ा दही, वो उनका प्रिय भोजन बना रहा उनके जीवन पर्यंत। तो ये है भाषा का एक प्रभाव जो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, आप में रच बस जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले भोजपुरी बोलने वाले लोगों के लिए भोजपुरिया शब्द का प्रयोग किया और भोजपुरी को लेकर उन्होंने लिखा कि कस कस कसगर के ना मगहिया का भोजपुरिया का तिरहुतिया।
उन्होंने इस वाक्य में मगही, भोजपुरी और तिरहुतिया अर्थात मैथिली, बिहारी भाषा की इन 3 प्रमुख बोलियों के अंतर संबंध को कितनी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। पहली मैथिली जो गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास बोली जाती है, जहां से मैं हूं। दूसरी मगही जिसका केंद्र पटना और गया समझना चाहिए। तीसरी भोजपुरी जो मुख्यतया संयुक्त प्रांत की गोरखपुर, बनारस कमिश्नरियों तथा बिहार के शाहाबाद, चंपारण और सारण जिले में बोली जाती है। पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय सुनीति कुमार चटर्जी प्रसिद्ध भाषाविद, साहित्यकार और विद्याशास्त्री थे, जिन्हें कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भाषा आचार्य की उपाधि दी थी। चटर्जी महोदय ग्रियर्सन महोदय के मत से सहमति नहीं रखते हैं और भोजपुरी को मैथिली और मगही से इतना भिन्न मानते हैं कि वे इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखकर बिहारी भाषा नाम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिहारी भाषा की 3 लिपियां हैं। छपाई में देवनागरी अक्षर का प्रयोग किया जाता है। लिखने में कैथी लिपि का प्रयोग होता है। मैथिली की अपनी लिपि है मिथिलाक्षर या तिरहुत, जो बंगला अक्षरों से बहुत मिलती जुलती है। मैथिली ग्रामर 7 ग्रामर्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज की रचना ग्रियर्सन महोदय ने ही की है और गोस्वामी तुलसीदास जी और मैथिल कोकिल जनकवि विद्यापति जी के साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करने वाले संभवतः वह पहले अंग्रेजी विद्वान भी थे। रामचरितमानस को ग्रियर्सन महोदय ने करोड़ों लोगों की बाइबिल कहा था। 33 वर्ष तक अथक परिश्रम कर असंख्य लोगों से पत्राचार एवं संपर्क स्थापित कर उन्होंने भारतीय भाषाओं के प्रामाणिक आंकड़े और विवरण एकत्रित किए और इस श्रम की सुखद परिणति के रूप में सामने आया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारत का भाषा सर्वेक्षण, जो उनकी ख्याति का प्रधान स्तंभ है। ग्रियर्सन महोदय ने भाषा तत्व के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 उपशाखाओं में विभाजित किया है। पहली बाहरी उपशाखा, दूसरी बीच की उपशाखा और तीसरी भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा के तहत पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा है लहंदा और सिंधी, जिनमें भीतरी उपशाखा की भाषाओं के स का उच्चारण ह हो जाता है और बंगाली आदि पूर्वी समुदाय की भाषाओं में स के स्थान पर श हो जाता है। इसीलिए सिंधी हिंदी बन जाती है और जो मिठास का पर्याय रसगुल्ला है वो बंगाल में जाकर रसगुल्ला बन जाता है। तो भाषाओं में कितना रस समाहित है और वो कितना एक दूसरे से रोचकता के साथ जुड़ी हुई है। पहले बिहार, बंगाल और असम ये तीनों ही संयुक्त प्रांत के तहत आते थे। बाद में इनका विभाजन कर दिया गया और 3 अलग अलग राज्यों में बन गए। पर ये तीनों ही राज्यों की जो भाषाएं हैं वो उसके साथ आसाम की भाषा आसमी, ये सब एक ही भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए इनमें बहुत हद तक समानता भी पाई जाती है। अब देखिए, बंगाली और जो उड़िया है ये दोनों ही भाषाएं आपस में बहनें कहलाती हैं। बंगाली लिपि पुरानी देवनागरी का ही एक रूपांतर है और इसी लिपि में लिखी जाती है। आसामी में इसमें कुछ सुधार किए गए और फिर इसे अपनाया गया। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली भाषा की बहन है और आसामी व्याकरण बंगाली व्याकरण से यानी कि ग्रामर से बहुत अधिक अलग नहीं है। आप देखिए, उड़िया भाषा और बंगला भाषा जो दोनों ही भाषाएं हैं उनमें कई शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और यदि धीमी गति से उन्हें बोला जाए तो आप दोनों भाषाओं की समानता को समझ पाएंगे। इसका उदाहरण है कि बंगला भाषा का एक वाक्य है, मारिच एकता फॉल नाइट शेटा परिवारा अंशा, और इसका अर्थ है कि मिर्च एक फल है जो नाइट शेड प्रजाति का एक परिवार का एक अंश है। और उड़िया में मुँह गीता गायबाकू भाला पाए, अर्थात मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो अगर किसी उड़िया भाषी और एक बांग्ला भाषी का आपस में संवाद कराया जाए और वो धीमी गति से हो तो एक दूसरे की बात को वो समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषाएं अपनी उत्पत्ति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर और स्थानीय लोगों के उच्चारण के आधार पर एक दूसरे के साथ बहिनापे का संबंध रखती है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैथिली जो मेरी मातृभाषा है उसमें है के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं अच्छी, छै, छैन, इस रूप में लिखा और बोला जाता है। अब जैसे हिंदी में तुम कैसे हो,
इसका अगर हम नेपाली में अनुवाद करें तो वो होगा तिमिलाई कस्तो छ, गुजराती में तमे केम छो, और बांग्ला में आपेन केमोन आछे, और मैथिली में आहा केहन छी। तो इन तीनों ही भाषाओं में छ, छो, आछे, छी, इन सब भाषाओं को अलग अलग रूप में प्रयुक्त किया गया है, पर सबका अर्थ तो एक ही है। तो देखिए कि भाषाएं कितनी समानता रखती हैं। आवश्यकता है उसे समझने के धैर्य की, और ये जानने की कि भाषाएं हमें बांटती नहीं है। भाषा कोई दीवार नहीं बनाती है, बल्कि भाषाएं हमें जोड़ती है। भाषाएं माध्यम मात्र है जो अपने स्वरूप में भिन्न होते हुए भी समान भाव संप्रेषित करती हैं। घाट घाट पर बोली बदले और कोस कोस पर बानी वाले हमारे भारत देश में भाषा और बोलियों का ये सुंदर तालमेल हमारी भाषिक और वाचिक परंपरा को और सुदृढ़ बनाता है। भारतीय भाषाएं अपने उद्गम की समानता एवं परस्पर शब्दों के आदान प्रदान की उदार परंपरा के कारण अपनी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखते हुए भी जल प्रवाह की तरह अंतर संबंधों की इतनी सुंदर परिभाषा रचती है, जो भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सूत्र वाक्य और वसुधैव कुटुंबकम की औदात्य वैश्विक अवधारणा को संपुष्ट करती है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का बाहुल्य किस प्रकार एक भाषी को दूसरे भाषी से आत्मीय रूप से जोड़ता है, उसके कुछ उदाहरण साझा कर रही हूँ। जैसे जापान में शिंतो और बौद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार को तौरी कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द तोरण से मिलता जुलता है। जैसे रशियन भाषा में शीतकाल के लिए जिम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत शब्द हिम से मेल खाता है, और हिम से बना है शब्द हिमालय अर्थात हिम का आलय। अब अंग्रेजी भाषा में जो वायरस शब्द है, जिससे हम पिछले 2-3 साल से बहुत पीड़ित रहे हैं, तो वायरस शब्द लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है विष, जो मूलतः संस्कृत का शब्द है। उसी तरह से हॉस्पिटल के लिए तेलुगु भाषा में शब्द है अस्पत्री, और हिंदी, उर्दू और नेपाली में शब्द है अस्पताल। और आपको बता दूं कि ये जो शब्द है वो मूलतः पुर्तगाली शब्द है, जिसका अर्थ है हॉस्पिटल। और हिंदी बोलते समय जैसे हम अधिकांशतः हर वाक्य के अंत में है ना लगाया करते हैं, वो सिंगापुर में आके वो ला बन जाता है। तो कैसे भाषाएं जुड़ती हैं एक दूसरे से, इसका उदाहरण यही है, क्योंकि भाषा पर प्रवास का और शासन का, यानी किस समय किनका शासन रहा है उसका, और स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी स्वीकार्यता का प्रभाव पड़ता है। और फिर आम जीवन में वो किस प्रकार उसे आत्मसात करते हैं, कैसे व्यवहार में लाते हैं, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब प्रवास के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो अपने साथ अपनी भाषिक संस्कृति को ले जाते हैं, और यही भाषाएं किसी और भाषा के साथ मिलकर एक नया रूप धर लेती है। हिंदी में प्रचलित जो विदेशी शब्द है, उसमें सबसे अधिक संख्या फारसी की है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि सभी जो इस्लामी शासक रहे हैं, उनके जो दरबार की भाषा फारसी ही रही है, और अरबी और तुर्की के जो भी शब्द हिंदी में आए वे सभी फारसी से ही हमारे यहाँ आए। यूरोपीय भाषा, अगर हम यूरोप के भाषाओं की बात करें तो उनका प्रभाव लगभग 1500 ईस्वी से प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि तब यूरोप के लोगों का भारत में आगमन शुरू हुआ था, और हिंदी भाषी तब तक इनके संपर्क में नहीं आए थे। इसलिए प्राचीन इतिहास या साहित्य में यूरोपीय भाषा के शब्द न के बराबर मिलते हैं। 1800 के ईस्वी के लगभग हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वो मुगलों के हाथ से निकलकर अंग्रेजी शासन में आ गया, और इसीलिए विगत 100 वर्षों से हिंदी समूह या शब्द समूह पर अंग्रेजी भाषा का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आज तक हम उसे उबर नहीं पाए हैं। और इसीलिए ग्लोबल हिंदी एक्सीलेंस समिट किया जाता है, प्रेरणा पुरस्कार निकाले जाते हैं, कई सारे मंच बनते हैं ताकि बच्चों को अपनी भाषिक संस्कृति से जोड़ा जा सके। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जिसे हमने अपना लिया है और वो हमें लगते ही नहीं कि वो हिंदी के नहीं है, जैसे नर्स, नवंबर, नावल, निकर, नोट, नोटिस। अब मैं इसलिए इसे हिंदी के रूप में उच्चारित कर रही हूँ। अगर आप अंग्रेजी की तरह कहेंगे तो आप कहेंगे नवंबर, आप कहेंगे नॉवल, लेकिन हिंदी में नावल ऐसे लिखा जाता है। और आप देखिए पलस्तर, पुलिस, पैसा,
मशीन, मनी ऑर्डर, मफलर, ये कैसे देसी अंदाज में हमारे यहाँ अपना लिए गए। कुछ पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी शब्द भी हिंदी ने ऐसे अपना लिए हैं कि वे सहसा विदेशी मालूम ही नहीं होते, जैसे अनानास, अलमारी, अचार, आलपिन, इस्पात, स्त्री, कमीज, कप्तान, कनिस्तर, कमरा, काज, काजू, तौलिया, चाबी, गोभी, गोदाम, संतरा, बिस्कुट, बोतल, मिस्त्री, साया, बाल्टी। और पुर्तगाल के लोगों की अपेक्षा फ्रांसीसियों से हिंदुस्तानियों का अधिक संपर्क होने के बावजूद भी फ्रांसीसी शब्द हिंदी में 2-4 से अधिक नहीं है, और यही स्थिति डच भाषा के शब्दों की भी है। जो संपर्क में विदेशी भाषा के शब्दों का मिलना कोई अस्वाभाविक नहीं है, पर बस इतना अनुरोध रहता है भाषाविदों का, भाषा वैज्ञानिकों का, कि वो अति न हो। आप अति सर्वत्र वर्जयेत, तो शब्दों का प्रयोग इतना हो कि आपकी अपनी मूल भाषा का स्वरूप कायम रहे और फिर नई भाषाएं उसमें से मिलके भाषा को आगे बढ़ाती रहे, क्योंकि भाषा भाखा कहलाती है। भाखा का अर्थ है प्रवाहित होते रहना, और भाषाएं जो हैं वो नदी के प्रवाह की तरह होती है, जो अपने नदी के दोनों किनारों को काटती नहीं है, बल्कि उसकी मिट्टी का एक अंश अपने में समेट कर आगे बढ़ती जाती है और दोनों किनारों को जोड़कर एक पुल बनाने का काम करती है, एक सेतु बनाती है। भाषाओं को इसी रूप में देखते रहिए, भाषाएं मिलती रहेंगी, गंगा यमुना की तरह एक संगम बनाती रहेगी भाषाओं का, जो आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपकी संस्कृति में घुलता मिलता रहेगा। भाषाओं का ऐसा ही सुंदर स्वरूप और भी आपके सामने निखर कर आएगा। कल के हमारे कार्यक्रम में जब जय श्री राम के नारे लगेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष भी होगा, क्योंकि कल हम रामायण की प्रस्तुति करने जा रहे हैं सिंगापुर के बाल कलाकारों के द्वारा, और उगना महादेव जो मिथिला का एक गौरव है, उसे जिसे मूलतः मैथिली भाषा में लिखा गया था, उसे हिंदी में अनुवाद कर अपने निर्देशन में मैं अपने यहाँ के मैथिल समुदाय के कलाकारों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो आप सबकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाएगी। इसी तरह आपका सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।